हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत 7th यूनिट से वैश्वीकरण का प्रभाव बताया था। राष्ट्रीय संप्रभुता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव होता है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट 7th से ही जो अंतिम टॉपिक है चीन का प्रभुत्व, एसेंडेंसी ऑफ चाइना के बारे में बताने जा रहा हूं। जो एसेंडेंसी ऑफ चाइना है उसको मैंने कई शीर्षकों में विभक्त किया है और कई शीर्षकों में मैं चीन के प्रभुत्व के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे पहला है भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति, तीसरा है राजनीतिक एकता, चौथा है प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्तता, पांचवा है सैनिक शक्ति और छठवां है संगठनात्मक भागीदारी, सातवां है चीन की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, मतलब चीन की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग कितनी है, विभिन्न विषयों में विभिन्न मामलों में अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग कितनी आ रही है, और आठवां जो है दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व, दक्षिण चीन सागर में चीन प्रभुत्व अपना चाहता है। तो इन विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत मैं आपको चीन के प्रभुत्व का विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले हम चीन के बारे में जान लेते हैं, चीन की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। चीन जो है वह एशिया का सबसे प्रभावशाली देश है। चीन एशिया का सबसे प्रभावशाली देश है और चीन को हम पीआरसी कहते हैं। चीन को हम क्या कहते हैं? पीआरसी कहते हैं, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो पीआरसी है उसका क्षेत्रफल लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, क्षेत्रफल चीन का 96 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है। और इसकी सीमाएं जो हैं वह 14 देशों से लगती हैं। चीन की सीमाएं 14 देशों से घिरी हुई हैं, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, रूस है, मंगोलिया है, उत्तर कोरिया है, लाओस है, वियतनाम, म्यांमार, भूटान, नेपाल और तजाकिस्तान, 14 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा इसकी सीमाएं दो विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों से लगती हैं, हांगकांग और मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ से लगती है। हांगकांग और मकाऊ से लगती है इसकी सीमाएं। हांगकांग और मकाऊ जो है यह विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, यह चीन के अधीन ही है। और हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के साथ 30 किलोमीटर की आंतरिक सीमा लगती है, जो 1997 के पूर्व यह ब्रिटिश उपनिवेश था। जो मकाऊ था वह 1999 के तहत 1999 तक यह पुर्तगाल का था। यह पुर्तगाल का उपनिवेश होता है, पुर्तगाल का, और यह ब्रिटिश का उपनिवेश होता है। यह ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था और यह पुर्तगाली सरकार का उपनिवेश था। लेकिन 1997 में ब्रिटिश सरकार ने हांगकांग को चीन को ट्रांसफर कर दिया और मकाऊ को भी पुर्तगाल ने चीन को ट्रांसफर कर दिया। कंडीशन यह रखी गई कि यह 2047 तक स्वायत्त प्रदेश बने रहेंगे और यह 2049 तक स्वायत्त प्रदेश बने रहेंगे। यानी कि 50 वर्षों की एक संधि होती है और 50 वर्षों तक हांगकांग और मकाऊ एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में बना रहेगा। और 50 वर्षों के बाद क्या होता है अभी देखना है। जो चीन है उसकी सबसे लंबी सीमा रूस से लगती थी, यूएसएसआर से लगती थी, सोवियत संघ रूस जिसको कहते हैं। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है और सोवियत संघ कई देशों में बढ़ जाता है और इस तरह से सोवियत संघ से ही किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान बना हुआ है। और जो तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, यह सब सोवियत संघ का ही प्रदेश था, यह सोवियत संघ का ही देश था। चीन में कुल 23 प्रांत हैं। चीन में कुल 23 प्रांत हैं, 23 प्रांत हैं, स्टेट 23 प्रांत हैं और 4 नगर पालिकाएं और 5 स्वायत्त प्रदेश हैं, स्वायत्त क्षेत्र हैं और 2 विशेष
प्रशासनिक क्षेत्र हैं, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। तो इस तरह से चीन में हम कुल 33 प्रांत देख सकते हैं। तो चीन में 33 प्रांत हैं और जो चीन है वह कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा शासित होता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार है। और यह जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है चीन के सभी पदों पर शासन करती है। सभी पदों पर सीपीसी के लोग ही नियुक्त होते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं। और जो पार्टी का महासचिव होता है वही चीन का राष्ट्रपति होता है। जो पार्टी का महासचिव होता है, सीपीसी का जो महासचिव होता है वही चीन का राष्ट्रपति होता है। चीन के साम्यवादी दल का जो महासचिव होता है वही राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाता है। जैसा कि इसमें सीपीसी के जो महासचिव हैं वह शी जिनपिंग हैं, शी जिनपिंग हैं। और यह महासचिव होने के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति भी हैं। 2023 में चीन के जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की जो सीमा होती है वह 2 वर्ष होती है, लेकिन 2023 में जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा वह सीमा समाप्त कर दी गई है। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसकी सीमा समाप्त कर दी गई है। अब कोई राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। इस तरह से शी जिनपिंग का सत्ता में बने रहने का या हम यूं कह सकते हैं कि आजीवन बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि चीन में अधिनायकवादी शासन का प्रभुत्व हो रहा है, अधिनायकवादी शासन की स्थापना हो रही है या चीन अधिनायकवादी शासन की तरफ अग्रसर हो रहा है। वहां केवल सीपीसी का ही शासन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक दलीय सरकार है और दूसरे दलों को पनपने का अवसर नहीं दिया जाता है। यदि कोई दल बनता भी है तो सीपीसी के अधीन ही बनता है, सीपीसी के समर्थन में ही बनता है। कोई दल यदि सीपीसी का विरोध करता है तो उसका निर्ममतापूर्वक दमन कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो चीन है वह सबसे प्रभावशाली देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन चौथे स्थान पे है, यह 4th पोजीशन पे है। चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है। प्रथम स्थान पर रूस है, फिर द्वितीय स्थान पर कनाडा है और तृतीय स्थान पर यूएसए है। यानी कि जो तीसरा स्थान है वह किसका है? यूएसए का है और दूसरा स्थान कनाडा का है, पहला स्थान रूस का है, रूस का है। तो इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथे स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रथम स्थान पे है। पॉपुलेशन के आधार पे चीन प्रथम स्थान पर है, परंतु 2023 में भारत की जनसंख्या भी चीन से आगे निकल गई है। इस तरह से चीन जनसंख्या के आधार पे अब द्वितीय स्थान पर हो गया है। हम यहां बात कर रहे हैं प्रभुत्व की या महाशक्ति की। महाशक्ति कौन सा देश होता है? कोई भी देश महाशक्ति तब कहा जाता है जब वह सैनिक दृष्टि से या सैन्य शक्ति के आधार पर, राजनीतिक शक्ति के आधार पर, सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर अन्य देशों पर नियंत्रण स्थापित करता है या अन्य देशों को प्रभावित करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? महाशक्ति बोलते हैं। जिसकी सैनिक क्षमता अधिक होती है, जिसकी आर्थिक क्षमता अधिक होती है, जिसकी सांस्कृतिक क्षमता अधिक होती है, राजनीतिक क्षमता अधिक होती है, उसी देश को हम महाशक्ति कहते हैं। जैसे हम अमेरिका को कहते हैं, अमेरिका को हम महाशक्ति कहते हैं। यह अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, इसकी सैनिक क्षमता अधिक है, आर्थिक क्षमता अधिक है, तो अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पर है। अमेरिका विश्व के प्रथम स्थान पर है, इसीलिए अमेरिका को हम सुपर पावर कहते हैं। जैसा कि जब सन 1900 दशक के पश्चात जब उपनिवेशवाद का अंत होता है, साम्राज्यवाद का अंत होता है, जैसा कि ब्रिटिश कंपनियां होती है या ब्रिटिश सरकार होती है या फिर पुर्तगाली होते हैं, हालैंड होता है, स्पेन होता है, यह विभिन्न देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए था और विभिन्न देशों को इसने उपनिवेश बना लिया था। लेकिन सन 1900 के पश्चात, विशेष रूप से हम देखते हैं कि 1946 के पश्चात विभिन्न देश उपनिवेशवाद से आजाद होने लगते हैं, मुक्त होने लगते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं और वह अपनी सरकार स्थापित करने लगते हैं। और उस उपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होती है। धीरे धीरे अधिकांश देश शक्तिशाली बन जाते हैं। तो सन 1900 के पश्चात हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जापान और जर्मनी, यह 2 देश जो थे
यह सुपर पावर के रूप में उभर रहे थे, सुपर पावर के रूप में उभर रहे थे, शक्तिशाली हो रहे थे। जैसे कि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी शक्तिशाली हो रहा था, वहीं जापान भी शक्तिशाली हो रहा था। ये शक्तिशाली हो रहे थे, शक्तिशाली पूर्ण रूप से बने नहीं थे, हो रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध तक। लेकिन जैसे ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, वैसे ही जापान और जर्मनी की सेना परास्त हो जाती है, जर्मनी का पतन हो जाता है, हिटलर आत्महत्या कर लेता है और 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का हमला किया जाता है और जापान का पतन हो जाता है। फिर जापान एकदम कमजोर हो जाता है, वह अपनी शक्ति फिर एकत्रित करने में लगता है, फिर वह अपने आर्थिक संसाधनों के पुनर्निर्माण में लग जाता है। इस तरह से जर्मनी और जापान पराजित हो जाते हैं। जब 1945 के पश्चात हम देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हो जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो देश आते हैं। एक होता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा देश होता है रसिया, सोवियत संघ रूस, जिसको हम क्या कहते हैं, यूएसएसआर कहते हैं, सोवियत संघ रूस होता है। यह दो देश शक्तिशाली होते हैं, सुपर पावर के रूप में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं 1945 के पश्चात। लेकिन जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 से लेकर 1990 के काल को हम शीत युद्ध का काल कहते हैं। तो इस शीत युद्ध के काल में दो शक्तियां काम कर रही थी। एक तरफ था अमेरिका, जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक होता है, दूसरी तरफ था यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक होता है। साम्यवादी विचारधारा के जो देश होते हैं वह एक तरफ होते हैं, पूंजीवादी विचारधारा के देश एक तरफ होते हैं। इस तरह से यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संघर्ष था। यह जो संघर्ष था विचारों के द्वारा लड़ा जा रहा था, यह प्रचार के द्वारा लड़ा जा रहा था, यह शस्त्रों के द्वारा या युद्ध के द्वारा नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इसीलिए इसको हम शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। लेकिन जब 1990 के पश्चात हम देखते हैं कि 1991 में यूएसएसआर का पतन हो जाता है। 1991 में यूएसएसआर का पतन हो जाता है। जब यूएसएसआर का पतन हो जाता है, यूएसएसआर 15 देशों में विभाजित हो जाता है, यानी कि सोवियत संघ रूस की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, सोवियत संघ रूस विखंडित हो जाता है और वह कई देशों में विभाजित हो जाता है। तब फिर एक ही महाशक्ति बचती है, वह होती है अमेरिका। 1991 के पश्चात एक ही सुपर पावर होता है, वह अमेरिका। यानी कि 1991 के पश्चात हम एक ध्रुवीय व्यवस्था में आ जाते हैं। 1945 के पश्चात हम द्विध्रुवीय व्यवस्था में होते हैं, यानी कि दो महाशक्तियां होती हैं, और 1991 के पश्चात एक ध्रुवीय व्यवस्था होती है और एक ही महाशक्ति है, वह कौन है, अमेरिका। फिर हम देखते हैं कि 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आ जाती है। जब आर्थिक मंदी आती है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, चरमरा जाती है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अमेरिका फिर कमजोर होने लगता है, फिर वह अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने लगता है, जिससे कि थोड़ी सी अमेरिका की शक्तियों में ह्रास होता है, अमेरिका की शक्तियों में कमी होती है। वही हम देखते हैं कि 2008 के पश्चात विभिन्न देश जो होते हैं, जैसे कि भारत है, चाइना है, रूस है, जापान है, कनाडा है, इटली, जर्मनी इत्यादि विभिन्न देश जो होते हैं अपनी शक्तियों में वृद्धि करने लगते हैं, और उन देशों को हम उभरती हुई महाशक्ति देश के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। यानी कि उन देशों को हम उभरती हुई महाशक्ति के रूप में जानते हैं, जैसे कि चीन है, भारत है, रूस है। ये देश जो है अमेरिका की स्थिति को चुनौती देने लगे हैं, यानी कि जितना अमेरिका शक्तिशाली है उतनी शक्तियां ये भी प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह रूस हो, चाहे वह चीन हो, चाहे वह भारत हो। ये सारे राज्य जो हैं वह अमेरिका के पैरेलल, अमेरिका के समानांतर खड़े हो रहे हैं। इसलिए इन देशों को हम उभरती हुई शक्ति या सुपर पावर के रूप में प्रतिस्थापित हुई शक्ति कहते हैं। 2008 के पश्चात चीन ने तो अपना विकास किया ही, साथ ही साथ अन्य देशों ने भी विकास किया, लेकिन चीन ने अपना विकास बहुत तेजी से किया। चीन ने सैन्य विस्तार किया, आर्थिक विकास किया, और चीन, जैसा कि ताइवान के बारे में कहा जाता है, ताइवान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन ताइवान को फिर से वह कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ताइवान को फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं कि चीन भी उभरती हुई महाशक्ति के रूप में आ रही है और विभिन्न संगठनों पर, विभिन्न देशों पर यह अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चीन की भौगोलिक स्थिति क्या है। जैसा कि हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी कि यह चौथे स्थान पर है, और जिसका क्षेत्रफल इतना अधिक है, और इसकी सीमाएं 14 देशों से लगती हैं। 14 देशों से इसकी सीमाएं घिरी हुई हैं।
और यह पूर्वी मध्य एशिया, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और पीले सागर के तटों तक फैला हुआ है। यह इसका विस्तार है, विभिन्न महासागर तक है। दक्षिणी चीन महासागर, पूर्वी चीन महासागर और पीला सागर इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों तक इसका विस्तार है। चीन में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भी हैं, प्राकृतिक उपलब्धता भी है और यह अपने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपभोग करता है। यह अपने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करता है। चीन की जो यह भौगोलिक स्थिति है कि समुद्रों से वह घिरा हुआ है, विभिन्न 14 देशों से घिरा हुआ है। जैसा कि चीन की भौगोलिक सीमा विभिन्न समुद्रों से लगी हुई है, विभिन्न सागरों से लगी हुई है, विभिन्न देशों से लगी हुई है। इस तरह से चीन को व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग भी प्राप्त होते हैं और भूमि मार्ग भी प्राप्त होते हैं, वायु मार्ग भी प्राप्त होते हैं और वह अपना व्यापार विभिन्न देशों से करता है। और इसके अलावा इसके उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर रूस स्थित है, जो कि एक शक्तिशाली देश है। और रूस शक्तिशाली देश है तो रूस इसका सहयोगी है, हर जगह चीन का सहयोग करता रहता है। तो चीन की जो भौगोलिक स्थिति है वह अन्य देशों से बेहतर है। चीन की भौगोलिक स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। भौगोलिक स्थिति के कारण ही चीन विभिन्न वस्तुओं पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा है और चीन में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में है। दूसरा हम देखते हैं आर्थिक शक्ति। चीन के पास आर्थिक शक्ति है। जैसा कि चीन में 1982 में डेंग का संविधान आता है और 1982 के पश्चात जब 1982 में जब डेंग का संविधान आता है तो डेंग के संविधान के लागू होने के पश्चात चीन तेजी से प्रगति करता है। जैसा कि 1979 में चीन में खुले द्वार की नीति लागू होती है और जब खुले द्वार की नीति लागू होती है तो विदेशी कंपनियों को भी निवेश का मौका दिया जाता है और 1979 के पश्चात चीन में विभिन्न विदेशी कंपनियां जाती हैं और अपने उद्योग धंधे स्थापित करती हैं। और इस तरह से चीन 1989 के पश्चात अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करता रहता है, औद्योगिक क्षमता में वृद्धि करता रहता है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता रहता है, विभिन्न विदेशी कंपनियों का चीन में निवेश होता रहता है। तो इस तरह से चीन सबसे अधिक निर्यातक और सबसे अधिक आयातक वाला देश बन गया है। यह निर्यातकों में प्रथम स्थान पर आ गया है और आयातक देशों में यह द्वितीय स्थान पर आ गया है। और इस तरह से 1979 के पश्चात चीन के जीडीपी में भी वृद्धि हुई है। जीडीपी जिसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और इसी सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर ही कोई देश अमीर और गरीब की श्रेणी में समायोजित होता है। जिस देश की जितना ही जीडीपी अधिक होती है वह उतना तेजी से विकास करता है और उतना ही औद्योगिक प्रधान देश होता है, उतना अमीर देश होता है। जो चीन की जीडीपी है वह विश्व के दूसरे नंबर पर है। पहली जीडीपी है अमेरिका की, दूसरी जीडीपी है चीन की। तो चीन का जो सकल घरेलू उत्पाद है वह 178 बिलियन डॉलर से बढ़कर 14 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। 14 ट्रिलियन डॉलर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीन के सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं चीन में किसी प्रकार का राजनीतिक अवरोध नहीं है, राजनीतिक विरोध नहीं, विरोधी पार्टी नहीं है और एक ही दल की सरकार होती है। और वही दल जो होता है, जैसे साम्यवादी दल है, वही दल विभिन्न प्रकार की विकास योजनाएं लागू करता रहता है, आर्थिक योजनाएं लागू करता रहता है। और एक दलीय सरकार होने के कारण उसकी जो आर्थिक योजनाएं होती हैं वह निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं कि भारत सरकार है, इसमें यह बहुदलीय शासन व्यवस्था है। कभी भाजपा की सरकार आती है, कभी कांग्रेस की सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है। तो एक सरकार जो योजना लागू करती है दूसरी सरकार उसको बंद कर देती है। तो इस तरह से इसकी आर्थिक प्रगति इसकी रुक जाती है। तो जैसे कोई पार्टी सत्ता में आती है तो वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चालू करती है, फिर 5 साल के बाद दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वह विभिन्न योजनाओं को बंद कर देती है। इससे आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन चीन में क्या है कि एक ही दल की सरकार है, साम्यवादी दल है, और वही साम्यवादी दल नीतियां तैयार करती है, आर्थिक नीतियां तैयार करती है। वह भी भारत की तरह पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है और निरंतर कार्य करती रहती है। पंचवर्षीय बनाकर उन पंचवर्षीय योजनाओं पर निरंतर कार्य करती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इस तरह से चीन की जो आर्थिक नीति है वो कंटिन्यू होती रहती है, वह लगातार चलती रहती है, लगातार विकास करता रहता है, कभी रुकती नहीं है। एक योजनाएं जो बन गई हैं
और वह जब और उन योजनाओं का जब क्रियान्वयन हो गया है, वह योजनाएं लगातार चलती रहती हैं जब तक कि उसका उद्देश्य समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह से चीन की आर्थिक व्यवस्था निरंतर बढ़ती रही है, निरंतर वृद्धि होती रही है और वह आर्थिक विकास में निरंतर प्रगति करता रहा है। हम देखते हैं कि चीन में विभिन्न विदेशी कंपनियां भी स्थापित हैं और जो विभिन्न विदेशी कंपनियां हैं वह चीन में निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। वहां जो श्रम लागत है वह भी सस्ती है, श्रम लागत भी सस्ती है और विभिन्न प्रकार के उत्पादन होता है, विभिन्न प्रकार के उत्पादन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन होता है और विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है और इस तरह से इतना अधिक निर्माण होता है चीन में, इतना अधिक उत्पादन होता है कि अब विश्व के सभी देशों में अपनी वस्तुओं का, अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को यह भेजता रहता है। क्योंकि चीन में श्रम लागत सस्ता है, इसलिए उसके माल जो हैं, उसके जो उत्पाद हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं वह सस्ते हैं। हम देखते हैं कि भारत में भी चाइनीज चीजें भारत में भी आती रहती हैं और उनके माल भारत की अपेक्षा काफी सस्ते होते हैं, उनके प्रोडक्ट भारत की अपेक्षा काफी सस्ते होते हैं। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कोई भी वस्तुएं हो, वह उनकी सस्ती रहती हैं। तो इस तरह से चीन तेजी से विश्व के बाजारों पर कब्जा स्थापित कर रहा है। वह पूरे विश्व के अधिकांश देशों में अपना निर्यात कर रहा है, अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और चीन में जितनी भी कंपनियां हैं वह अधिक से अधिक लाभ कमाकर अमीर हो रहे हैं। चीन अपना संबंध गरीब देशों से भी बनाए रखा है और अमीर देशों से भी बनाए रखा है। इस तरह से चीन पर्याप्त मात्रा में अपनी वस्तुओं का निर्यात करता रहता है। राजनीतिक एकता, जैसा कि राजनीतिक एकता के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि चीन में राजनीतिक एकता है, यानी कि एक ही दल की सरकार है, साम्यवादी दल की सरकार है, सीपीसी की सरकार है और कोई दूसरा दल अस्तित्व में नहीं है। दूसरा दल होता भी है तो वह भी वह भी किसी न किसी तरह से सीपीसी का समर्थन करता है, तो वह भी किसी न किसी रूप से सीपीसी का समर्थन करता है, कोई दूसरा दल नहीं है। यदि दूसरा दल सीपीसी का विरोध करता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है उसको पनपने नहीं दिया जाता है। तो जैसा कि चीन में एक दलीय की सरकार है, इसलिए राजनीतिक एकता बनी हुई है। जितने भी देश के नागरिक हैं सब सीपीसी के सदस्य हैं, सभी लोग सीपीसी को मतदान करते हैं, सीपीसी को वोट करते हैं। कोई भी सीपीसी की नीतियों का विरोध नहीं करता है, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो। जो भी अगर विरोध करता है तो उसका निरंतरता पूर्वक दमन कर दिया जाता है। यहां तक कि जो उद्योगपति भी हो, अगर वह सीपीसी की नीतियों का विरोध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, या प्रशासनिक अधिकारी हो या साम्यवादी दल का कोई अधिकारी हो, साम्यवादी दल का कोई सदस्य हो या कोई पदाधिकारी हो, वह भी यदि नीतियों का विरोध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से चीन में राजनीतिक एकता बनी हुई है। और 2010 के पश्चात हम देख सकते हैं कि चीन में अधिनायकवादी शासन की स्थापना हो रही है, क्योंकि साम्यवादी पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2023 में वहां की जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिसमें कि करीब 2900 सदस्य हैं, जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी संसद है तो चीन की है। उसमें कितने सदस्य हैं? लगभग 3000 हैं। इसमें उसमें 2900 से अधिक सदस्य हैं, तो लगभग 3000 इनकी सदस्य संख्या है। इसमें एक प्रस्ताव पारित हो गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति हो सकता है। जो 2 कार्यकाल की समय सीमा थी वह समाप्त कर दी गई है। इस तरह से शी जिनपिंग अभी लंबे समय तक चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस तरह से अधिनायकवादी शासन की स्थापना हो रही है। फिर हम देखते हैं कि चीन में प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्तता है, यानी कि भरपूर मात्रा में वहां पर प्राकृतिक संसाधन है। वहां पे प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, चीन में खनिजों के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, तेल के भंडार हैं। और इसका उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसको हम जीजियांग कहते हैं, वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है। जीजियांग प्रांत में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। और इस जीजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की बहुलता है। यहाँ पे उइगर मुसलमान अधिक हैं और ये जो उइगर हैं यह चीन से अलग होना चाहते हैं, यह अपने को चीन से अलग करना चाहते हैं। और इस जीजियांग प्रांत में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, इसलिए चीन इस प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा करता है। और जो विरोध करता है, जैसे कि उइगर विरोध करते हैं, तो उनका निर्ममता पूर्वक भी दमन करता रहता है।
उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करता रहता है, या प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने के कारण यह उइगरों का निर्ममतापूर्वक दमन करता रहता है और उनके उपद्रवों का निर्ममतापूर्वक दमन करता रहता है। हम देखते हैं कि चीन एल्युमिनियम का, सोना का, लोहा का, मैग्नीशियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि विभिन्न धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अन्य विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं, जैसे हम चीनी मिट्टी को ले सकते हैं, चीनी मिट्टी का भी यह उत्पादक है और ये विभिन्न देशों में यह निर्यात करता रहता है। और कजाकिस्तान जो चीन से सटा हुआ देश है, कजाकिस्तान में तेल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है और चीन ने कजाकिस्तान से पाइपलाइन बिछा रखी है और कजाकिस्तान और चीन के संबंध मधुर बने हुए हैं। और इसके अलावा चीन रूस और सोवियत देशों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध है, मधुर संबंध है। वह सारे सोवियत देश चीन की सहायता करते रहते हैं, चीन का साथ देते रहते हैं। इनके बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, लेकिन ये जितने भी पूर्वी देश हैं, सभी पूर्वी देशों का पश्चिमी देशों से मतभेद होता रहता है। आइए अब देखते हैं सैनिक शक्ति। चीन की जो सैन्य शक्ति है वह अन्य देशों की तुलना में अधिक है। इसके पास 2.8 मिलियन सेना है, 2.8 मिलियन सेना है इसके पास है। और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बजट वहन करने वाला देश है तो वह चीन है। चीन अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बजट वहन करता है। चीन का सेना पर बजट 2.37 बिलियन डॉलर है। इतने डॉलर हैं, 2.37 बिलियन डॉलर है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है। और चीन अपने परमाणु शस्त्रों में तेजी से वृद्धि कर रहा है और साथ ही साथ इसके पास विभिन्न टैंक हैं, युद्धपोत हैं और नौसैनिक जहाजी बेड़े हैं, विमान वाहक पोत हैं इत्यादि, और अपने सैन्य क्षमताओं में तेजी से वृद्धि कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि चीन के पास 20,35,000 सैनिक हैं, 20,35,000 इसके पास सैनिक हैं। और इसका जो रक्षा बजट होता है वह 229 बिलियन डॉलर होता है। यह 229 बिलियन डॉलर सेना पर वहन करता है। वहीं 3,304 के आसपास इसके पास वायु सैनिक जहाज हैं और 5,000 के आसपास इसके पास तोप है और 1,74,300 के आसपास इसके पास सशस्त्र वाहन है। वहीं 730 इसके नौसैनिक जहाजी बेड़े हैं। वहीं इसके पास 2 विमान वाहक पोत हैं और इसके पास परमाणु हथियारों की संख्या करीब 500 है। चीन के पास करीब 500 एटम बम है या परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चीन अमेरिका के बाद द्वितीय स्थान पर है। अमेरिका के बाद यह द्वितीय स्थान पर है अपने रक्षा बजट में और सेना में, सैनिक शस्त्रों में। इसलिए चीन सैन्य रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली है, यानी कि अमेरिका के बाद यह दूसरे नंबर पे है। वहीं चीन परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है और चौथे स्थान पर रूस है और पांचवें स्थान पर चीन है। यानी कि चीन परमाणु हथियारों की संख्या के आधार पर 5वें स्थान पर है। और जैसा कि हमने बताया कि चीन का जो सकल घरेलू उत्पाद है 14.27 है, यानी कि 14.72 है इसका घरेलू उत्पाद है, यानी कि 14.72 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इसका घरेलू उत्पाद है, जो कि अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चीन इन विभिन्न देशों पर और विभिन्न वस्तुओं पर, विश्व के बाजारों पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। नेक्स्ट है संगठनात्मक भागीदारी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन तीनों पार्ट से अवगत कराऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।